गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर थर्ड पेपर अप्लाइड बायोलॉजी इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर जब रेशम कीट का पालन किया जाता है रेशम प्राप्ति के लिए और फिर उस प्राप्त रेशम को बाजारों में बेच दिया जाता है आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इस तरह से किए गए रेशम कीट के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ओके, सेरीकल्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेशम कीट का पालन है वो पूरे विश्व में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था चाइना में। ठीक है, चीन की महारानी लोटजू, चीन की महारानी लोटजू, ठीक है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर जो रेशम कीट का पालन है वो सबसे पहले विश्व में स्टार्ट हुआ था चाइना में, चीन में सर्वप्रथम। ठीक है, चीन की महारानी थी लोटजू, इन्होंने सबसे पहले रेशम कीट का पालन है वो स्टार्ट करा था चाइना में। ठीक है, भारत के अंदर सबसे पहले जो रेशम कीट का पालन है वो स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, चीन के अंदर भारत में सर्वप्रथम नई दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट में सबसे पहले रेशम कीट का पालन किया गया था लेफ्रॉय नामक वैज्ञानिक के द्वारा। लेफ्रॉय वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले भारत में कल्चर किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेशम कीट का जो रेशम जो कीट है उसका वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण वही एपीकल्चर की तरह है, संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। संघ है इसका आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, लेपिडोप्टेरा, बॉम्बिसिडी, बॉम्बिक्स, मोराइट। ठीक है, ये वर्गीकरण है रेशम कीट का। संघ इसका आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, कुल बॉम्बिसिडे, वंश बॉम्बेक्स,
जाति मोराई, ठीक है, ये इसका वर्गीकरण है। और कर लीजिए आप, जब भी आप क्लास में बैठे तो नोटबुक लेके बैठे, नोट कर लीजिए। बॉम्बेक्स मोराई, जो ये बॉम्बेक्स मोराई है रेशम कीट की जो जाति है, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है रेशम कीट पालन में, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो रेशम का उत्पादन किया जाता है वो उपयुक्त किस्म का होता है, इसलिए इस कीट का, इस जाति का ज्यादातर उपयोग किया जाता है रेशम कीट के पालन में, ठीक है। अब सबसे पहले जो रेशम कीट है उसका जो जीवन चक्र है वो किस तरह का होता है, ठीक है, उस जो रेशम कीट का जीवन चक्र है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, जानते हैं। जो रेशम कीट है इसमें जो वयस्क प्राणी पाया जाता है, बॉम्बेक्स मोराई के अंदर जो वयस्क प्राणी पाया जाता है, वयस्क जंतु होता है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। नर अलग होता है, मादा अलग होती है। मादा का जो शरीर होता है वो नर की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। वक्ष और उदर गुहा में ये बटा हुआ होता है इसका शरीर। इसकी जो शीर्ष वाला भाग है, शीर्ष वाले भाग पर एक जोड़ी एंटीना पाया जाता है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाती है। वक्ष वाले भाग में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो वयस्क प्राणी होता है, बॉम्बेक्स मोराई का जो वयस्क जंतु होता है, उसमें जो मुखांग पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोमिसिस टाइप के, ठीक है, सुंड टाइप के मुखांग, सुंड। प्रोमिसिस टाइप के, सुंड टाइप के मुखांग पाए जाते हैं, इसमें वयस्क में। जो मैच्योर मैमल्स होते हैं, मैच्योर मेंबर्स होते हैं मैच्योर, उनके अंदर जो मुखाने का टाइप होता है वो सुंड टाइप का होता है, प्रोमिसिस, ठीक है। जो ये सुंड टाइप के मुखान होते हैं ये अनुकूलित होते हैं किसके लिए, चूसने के लिए, ठीक है। चूसकान कहते हैं इनके अंदर जो मुखान होते हैं वो काटने वाले नहीं पाए जाते, ये अपने भोजन को काट नहीं सकते, इनके अंदर जो मुखान पाया जाता है वो चूसने वाला होता है, सुंड प्रकार के होते हैं, ठीक है, वयस्क प्राणी के अंदर। जबकि इसकी जो लार्वा अवस्था होती है जिसको कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो मुखांग पाए जाएंगे वो होंगे मैंडिबुलर टाइप के, ठीक है, काटने वाले मैंडिबुलर टाइप के। क्योंकि जो रेशम का जो कीड़ा है इसकी जो लार्वा अवस्था है सक्रिय अवस्था मानी जाती है, ठीक है। कैटरपिलर जो स्टेज है वो ही क्या करती है, रेशम कीट का उत्पादन करती है। और रेशम कीट की जो लार्वा अवस्था कैटरपिलर है उसमें जो मुखांग पाया जाता है वो मैंडिबुलर टाइप के होते हैं, जो कि काटने के लिए, कटिंग के लिए एडेप्टेड होते हैं। और इनका जो भोजन होता है वो होता है सहतूत की पत्तियां, ठीक है, लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री, ठीक है, इसलिए इसको मलबेरी सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनका जो पालन किया जाता है वो रेशम जो प्रकृति के अंदर जो रेशम का कीड़ा पाया जाता है वो सहतूत का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। रेशम का कीड़ा सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है और सहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनको फूड के रूप में ये ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो रेशम का कीड़ा होता है, कीड़े की जो लार्वा अवस्था है कैटरपिलर, वो पत्तियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए उनमें जो मुखांग पाए जाएंगे वो मैंडिबुलर टाइप के होंगे, ठीक है। लार्वा का नाम है कैटरपिलर, इनमें जो मुखांग पाए जाएंगे वो होते हैं मैंडिबुलर। मैंडिबुलर टाइप के, जो कि काटने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है।
और जो ये लार्वा अवस्था है ये क्या है, सक्रिय अवस्था होती है, सक्रिय अवस्था होती है। इस लार्वा अवस्था कैटरपिलर के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। जो रेशम का धागा होता है वो प्रोटीन होता है, एक तरह से प्रोटीन प्रकृति का होता है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र देखिए इसका, ठीक है, जीवन चक्र। ये मैच्योर मेल है, मेल, ये फीमेल है। जैसा मैंने बताया था आपको, जो फीमेल होती है वो डार्क होती है मेल की कंपेयर, ठीक है। ये उड़ने में असमर्थ होती है क्योंकि इसकी शरीर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, हैवी होता है, इसलिए ये उड़ नहीं पाती। ये व्यस्क प्राणी है रेशम कीट के, ठीक है। ये आपस में मैथुन की क्रिया करता है। मैथुन की क्रिया करने के बाद में जो फीमेल होती है वो 24 घंटे के बाद 24 आवर्स आफ्टर एग देना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों रेशम की ये दोनों जो प्राणी है वो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, इसलिए मादा जो प्राणी है वो शहतूत की पत्ती के ऊपर 400 से 500 तक के अंडे देने का कार्य करती है। ये इस तरह से शहतूत की पत्ती है ये, ठीक है, उसके ऊपर जो फीमेल होती है वो अंडे देने का काम करती है। शहतूत की पत्ती के ऊपर जो फीमेल होती है 400 से 500 तक के अंडे देती है और एक जिलेटिन नामक चिपचिपा पदार्थ होता है। वो जिलेटिन नामक चिपचिपे पदार्थ से ये 400 से 500 तक के अंडों को इस सरफेस के ऊपर, पत्ती के लीफ के सरफेस के ऊपर चिपका देती है, ठीक है। और अंडे देने के बाद में जो ये फीमेल और मेल होती है ये मर जाता है। 4 से 5 दिनों तक का केवल जो जीवन चक्र होता है वो 4 से 5 दिन तक का होता है। क्योंकि लाइफ होती है वयस्क प्राणी की, केवल वयस्क प्राणी की बात कर रहा हूँ मैं। मेल और फीमेल जो वयस्क होते हैं वो 4 से 5 दिनों तक ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि इनमें जो मुखांग होता है वो किस तरह के होते हैं, प्रोबिसिस टाइप के, शून्य प्रकार के होता है, जो कि चूसने के लिए अनुकूलित होते हैं। और ये शहतूत की पत्तियों को तो काट कर भोजन ग्रहण कर नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर काटने वाले मुखांग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये 4 से 5 दिनों तक ही केवल अपने जीवन को यापन कर पाते हैं। और जो मादा होती है वो अंडे देने के बाद में मर जाती है, ठीक है। अंडे देने के बाद में 4 से 10 दिन के बाद में इनमें स्पोर्टिंग की क्रिया होती है, ठीक है। हैचिंग फॉर्मेशन होती है, इनमें जो एग्स होते हैं वो हैच करते हैं आफ्टर 10 डेज, ठीक है। और इनसे निकलती है कैटरपिलर फॉर्म, ठीक है। जो लार्वा अवस्था है जिसे कैटरपिलर कहते हैं वो उत्पन्न होती है। ठीक है, ये लार्वा स्टेज है कैटरपिलर।
कैटरपिलर, और ये एक्स है, जिनको जिलेटिन के थ्रू अपन चिपकाया हुआ है। जो ये लार्वा अवस्था है कैटरपिलर, ये कैटरपिलर की जो लंबाई होती है वो होती है 40 से 50 mm, ठीक है। और इनका जो शरीर होता है, पूरी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और 12 खंडों में बटी हुई होती है। 12 खंडों में इनका जो शरीर होता है वो बटा हुआ होता है। इसमें 5 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 5 पेयर्स ऑफ लेग, 5 जोड़ी टांगे पाई जाती है लार्वा स्टेज के अंदर, कैटरपिलर के अंदर, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया कि कैटरपिलर के अंदर जो मुखार होंगे वो किस तरह के होंगे, काटने वाले होंगे, मैंडिबुलर होंगे, जो कि काटने के लिए अनुकूलित होंगे, ठीक है। ये जो कैटरपिलर है 15 दिनों तक भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन के रूप में शहतूत की जो पत्ती होती है उनको ग्रहण करते हैं 15 दिनों तक। 15 दिनों के बाद में इनका जो शीर्ष वाला भाग है, इसका जो शीर्ष वाला भाग है उस शीर्ष पर जो रेशम ग्रंथियां होती हैं, वो विकसित हो जाती है। सिर की जो ग्लैंड्स होती हैं वो विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है शीर्ष वाले भाग में, हेड वाले पार्ट में, जो कि खुलती है इनके मुख में एक नलिका के द्वारा खुलती है और जो रेशम होता है उसको स्रावित किया जाता है इनकी मुख्य भूमिका में द्वारा, ठीक है। 15 दिनों के बाद में इनके अंदर जब रेशम ग्रंथियां विकसित हो जाती है तो उसके द्वारा रेशम को स्रावित किया जाता है और वो रेशम मुख्य भूमिका में खुलती है नलिका के द्वारा, ठीक है। स्पिन रेट कहता है उस नलिका को, स्पिन रेट, ये स्पिन रेट नामक नलिका है जो कि रेशम ग्रंथियों को खोलने का काम करती है कैटरपिलर की मुख्य भूमिका में। 15 दिनों बाद ये क्या करता है, इसका जो शीर्ष वाला भाग है वो राउंड घुमाता हुआ अपने चारों तरफ जो रेशम का धागा है उसको अपने चारों तरफ इसके चारों तरफ लपेटने का काम करता है, ठीक है। 15 दिनों के बाद, ये 15 दिन तक तो रेशम की पत्तियां जो शहतूत की पत्तियां है उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। 15 दिनों के बाद जब रेशम की ग्रंथियां इसके शीर्ष वाले भाग में विकसित हो जाती है तो स्पिन रेट नलिका के द्वारा रेशम ग्रंथियां इसकी मुख्य भूमिका में खुलती है। मुख्य भूमिका से लार के रूप में रेशम धागे को निकाला जाता है। ये जो रेशम का धागा है 5 धागों के रूप में निकलता है जो कि सिरेसिन नामक पदार्थ से आपस में जुड़ा हुआ होता है, आपस में चिपका हुआ होता है। सिरेसिन नामक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है ये सिरेसिन नामक पदार्थ, ठीक है। ये 5 तंतुओं को, रेशम के 5 तंतुओं को जोड़ने का काम करता है और अपने शीर्ष वाले भाग को ये राउंड अपने चारों तरफ घुमाकर अपने चारों तरफ रेशम के धागे को लपेटने का काम करता है और एक अंडे संरचना का निर्माण करता है जिसको कहते हैं कोकून, ठीक है, कोकून। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कोकून। इस तरह से जो रेशम का धागा है वो इस तरह से इसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है और ये जो कैटरपिलर है वो इसके अंदर बंद हो जाता है। इस तरह की जो अवस्था है इस स्टेज को कहा जाता है कोकून, ठीक है। कोकून कहा जाता है। ये मटमैले हल्के पीले रंग के होते हैं कोकून, ठीक है। इनके अंदर जो कैटरपिलर होता है वो विकसित हो रहा होता है, ठीक है, विकसित हो रहा होता है। इसके बाद में जब विकसित हो जाता है ये कैटरपिलर, जब कोकून विकसित हो जाता है तो इसके अंदर जो वयस्क बनता है उसे जो वयस्क निकलता है प्यूपा अवस्था, ठीक है। जो प्यूपा अवस्था निकलती है वो क्या करते हैं, क्षारीय तरल पदार्थ को स्रावित करते हैं। ये क्षारीय तरल पदार्थ क्या करता है, इस कोकून को गलाकर इसके अंदर से जो वयस्क अवस्था होती है वो निकलती है जिसे कहते हैं प्यूपा, ठीक है, प्यूपा।
ये क्या है, गुफा है। ये कोकून का कटा हुआ भाग है बाहर वाला, और इसके अंदर ये प्यूपा पाई जा रही है, प्यूपा स्टेज पाई जा रही है। ठीक है, प्यूपा स्टेज जो पाई जाती है ये गर्मियों के दिनों में तो 1 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होकर फॉर्म करती है इस तरह के जंतुओं को। ठीक है, कुछ कोकून से निकलते हैं मेल, उससे फीमेल। ठीक है, गर्मियों के अंदर 1 महीना, 1 मंथ का टाइम लगता है, सर्दियों के अंदर 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, प्यूपा स्टेज से फॉर्म डेवलप होती है, वो होती है मैच्योर टाइप की, और फिर वापस से ये मैच्योर आपस में मैथुन में क्रिया करते हैं, और मैथुन में क्रिया करने के बाद वो फॉर्म की जो स्टेज है ये इस तरह से एक सर्कल में चलती रहती है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ये प्यूपा स्टेज हो गई, कोकून हो गया। इस तरह से ये अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। ठीक है, ये तो बात की अपन ने जो रेशम का कीट है उसका जीवन चक्र किस तरह का होता है, ये तो उसका जीवन चक्र हो गया। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ, जो ये कैटरपिलर स्टेज है, कैटरपिलर स्टेज में ये 4 बार निर्मोचन की क्रिया करते हैं। ठीक है, मोल्टिंग की क्रिया करते हैं, मोल्टिंग प्रोसेस यहाँ पर शो करते हैं, 4 बार निर्मोचन की क्रिया करते हैं और कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर। प्यूपा फिर वापस कन्वर्ट होता है फीमेल या फिर मेल मैच्योर के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं जो अपन को जो रेशम का धागा प्राप्त होता है वो इसकी कौन सी अवस्था से प्राप्त होगा, जो ये कोकून अवस्था है। ठीक है, कोकून जो स्टेज है इस स्टेज से अपन रेशम का धागा रिसीव करते हैं। ठीक है, जो ये कोकून है ये जो पत्तियां हैं शहतूत की पत्तियों के ऊपर ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, शहतूत की जो पत्तियां होती हैं पेड़ की उसके ऊपर ये चिपके हुए होते हैं। तो रेशम के धागे को प्राप्त करने के लिए जो ये कोकून होते हैं, जो पालन करता होता है, कोकून को क्या करता है, रेशम की पत्तियों के शहतूत की पत्तियों के ऊपर से एकत्रित कर लेता है। ठीक है, एकत्रित करने के बाद में इन कोकून से रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त किया जाता है। अगर इन कोकून से रेशम का धागा प्राप्त नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर वयस्क प्राणी विकसित हो रहा है वो क्या करेगा, क्षारीय तरल पदार्थ को स्रावित करेगा, जो कि क्या करेगा, इस धागे को गला देगा, और गलाने के बाद में बाहर निकल आएगा। तो अपन जो रेशम का धागा है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर जो जीव विकसित हो रहा है उसके बाहर निकलने से पहले अपन को क्या करना होता है, इस जीव को अंदर मारकर अपन को धागा प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये कोकून होता है इनको शहतूत की पत्तियों के ऊपर से एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित करने के बाद में स्टफलिंग की जाती है। ठीक है, स्टफलिंग स्टफलिंग यानी कि जो कोकून है इन कोकूनों को गर्म पानी के अंदर उबाला जाता है। ठीक है, गर्म पानी के अंदर उबाला जाता है। गर्म पानी के अंदर उबालने से क्या होगा, जो ये चारों तरफ लिपटा हुआ है ना, यही क्या है, रेशम का धागा है। और ये रेशम का जो धागा है ये 2 तरह के पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन होती है वो 2 तरह की होती है। 75% जो प्रोटीन होगी वो तो क्या होती है, जल के अंदर अघुलनशील होती है। ठीक है, अघुलनशील होती है, और जो 25% प्रोटीन होती है वो घुलनशील होती है। ठीक है, घुलनशील प्रोटीन होती है। तो जब कोकून को गर्म जल के अंदर उबाला जाता है तो जो 25% जिलेटिन नामक घुलनशील प्रोटीन होती है वो तो जल के अंदर घुल जाती है, और जो रेशम में जो धागा होता है ये ढीला पड़ जाता है। ठीक है, ढीला पड़ जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं स्टफलिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टफलिंग प्रोसेस के थ्रू जो कोकून है इसको गर्म जल के अंदर उबाला जाता है। इससे क्या होगा, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको अपन जिलेटिन कहते हैं, चिपचिपा जो सिलेक्शन पदार्थ होता है वो जल के अंदर घुल जाता है, और जो अघुलनशील 75% 75% जो प्रोटीन होती है वो अपन को रेशम के धागे के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो ये धागा है एक दूसरे से लूज हो गए, लूज हो गए हैं, ढीले पड़ जाते हैं, इनको क्या किया जाता है, अपन किसी रीड कर लेते हैं। ठीक है, इनको एकत्रित कर लिया जाता है, इनको फोल्ड कर लिया जाता है, इनकी घड़ी कर ली जाती है, और
इस तरह से डायरेक्ट अभी जो कोकून से अपन को जो रेशम का धागा प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं रीड सिल्क, ठीक है। स्टफनिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर तो क्या करेंगे, कोकून को गर्म जल के अंदर उबाला जाएगा, जिससे क्या होगा, चिपचिपा जो पदार्थ है वो जल के अंदर घुल जाएगा और जो रेशम का धागा है वो ढीला पड़ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन इसकी घड़ी कर लेंगे, रीड कर लेंगे, और इससे जो रेशम को रिसीव होगा उसे कहेंगे रीड, रीड सिल्क, ठीक है। रीड सिल्क, ये जो रेशम होता है ये कच्चा होता है, वीक होता है, इसको डायरेक्टली अपन यूज में नहीं कर सकते, यूज में नहीं ले सकते, इसलिए इसको फिर क्या किया जाता है, रासायनिक विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा उपचारित किया जाता है, ठीक है। इस कच्चे रेशम को विभिन्न रासायनिक पदार्थों के द्वारा उपचारित किया जाता है और इसको पक्के रेशम में कन्वर्ट किया जाता है, इसको पक्के रेशम में बदला जाता है, उसे कहते हैं फाइबर सिल्क, फाइबर सिल्क। फाइबर सिल्क, ठीक है। अब जो ये फाइबर सिल्क है ये पक्का धागा होता है, इसको अपन यूज में कर सकते हैं, इसको फैक्ट्रियों से बाजारों में बेच दिया जाता है और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो रेशम के टुकड़े रह जाते हैं शेष, उनको भी आपस में गुथा जाता है, गुथ कर रेशम का धागा तैयार किया जाता है, उस रेशम को कहता है स्पर्म, स्पर्म सिल्क। जो रेशम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको आपस में गूंथ कर एक रेशम का धागा तैयार किया जाता है, उसको स्पर्म सिल्क कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कोकून स्टेज होती है उससे अपन रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। लगभग एक कोकून से लगभग 1000 से 1500 मीटर तक लंबा धागा प्राप्त किया जाता है एक कोकून से, और एक कोकून का जो वजन होता है वो 1 से 2 ग्राम तक होता है, ठीक है। 1 से 2 ग्राम तक इसका वजन होता है एक कोकून का। इस तरह से रेशम के धागे कोकून स्टेज से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने बड़ा रेशम का जो कीट होता है उसकी लाइफ साइकिल कौन सी होती है, और लाइफ साइकिल में जो कोकून स्टेज पाई जाती है उससे अपन को रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इस तरह से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का पालन किया जाता है, उसमें कुछ डिजीज भी पाए जाते हैं, कुछ रोग भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक मुख्य रोग है मेगट रोग, मेगट रोग। एक मक्खी पाई जाती है ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। मक्खी होती है, वो मक्खी क्या करती है, जो कैटरपिलर है, ये जो लार्वा अवस्था है कैटरपिलर, इसकी स्किन में अंडे दे देती है, ठीक है। अंडे दे देती है, इसकी त्वचा में वो अंडे स्फोटित होकर वहां से लार्वा अवस्था निकलती है मक्खी की, ठीक है। मौसमी में लार्वा अवस्था निकलती है और इस तरह से जो कैटरपिलर होते हैं वो क्या हो जाता है, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और अपना जो शहरी रेशम की जो पालन है, जो उद्योग है वो क्या होता है, प्रभावित होता है मेगट रोग से, ठीक है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है, अपन जब इसका पालन करते हैं तो इसको बचाना बहुत जरूरी होता है। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां पाई जाती हैं, जो जिनमें से मेगट रोग क्या है, फेमस है, इनमें से मेगट रोग मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेशम का प्राप्त करने के लिए जो रेशम का कीट का पालन किया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो होता है 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 26 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है रेशम के कीड़े के पालन के लिए। और जिस जगह पर इनका पालन किया जाता है वहाँ पर लगभग 60 से 70% आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है। आर्द्रता होनी चाहिए 60 से 70% जहाँ पर इनका पालन किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से इनको पालन करने के लिए बंद कमरे में इनका पालन किया जाता है, बंद कमरे में इनका पालन किया जाता है, और उस कमरे का जो
तापमान होता है 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहाँ पर आर्द्रता होती है 60 से 70 डिग्री % होनी चाहिए आर्द्रता। और इसके अलावा कुछ उपकरणों की भी हमको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि लेयरिंग ट्रे होती है, ठीक है। पालन पोषण ट्रे, पालन पोषण ट्रे के अंदर क्या किया जाता है, शहतूत की पत्तियों को रख दिया जाता है। शहतूत की पत्तियों को रख दिया जाता है, जिससे कि क्या करती है, जो कैटरपिलर होती है अपने भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर सके, ठीक है। चाकू की आवश्यकता पड़ती है। चाकू के द्वारा रेशम की जो शहतूत की पत्ती होती है वो छोटे छोटे भागों में काटा जाता है, जिससे कि जो कैटरपिलर है वो आसानी से अपने भोजन को ग्रहण कर सके, छोटे छोटे पत्तियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। लेयरिंग ट्रे में कैटरपिलर का पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेनेज प्रबंध होता है, ठीक है। ग्रेनेज प्रबंध के अंदर क्या किया जाता है, जो पालनकर्ता होता है उन पालनकर्ताओं को उपयुक्त या फिर अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध प्राप्त करवाने के लिए क्या किया जाता है, जो मैच्योर मेल और फीमेल होते हैं इनको आपस में मैच्योर की क्रिया करने से रोका जाता है, ठीक है, रोका जाता है। और क्या किया जाता है, जो उपयुक्त किस्म के जंतु होते हैं, उपयुक्त किस्म के जो अन्य जो मैच्योर जंतु होते हैं उनके साथ में इनको निषेचन की क्रिया कराई जाती है और वहाँ से अंडे प्राप्त किए जाते हैं उपयुक्त किस्म के, और फिर उनको संचय करके रखा जाता है फ्रिज के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। और जो पालन करता होता है फिर उनको उपलब्ध कराए जाते हैं उपयुक्त किस्म के अंडे, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, रेशम कीट का पालन कर सके और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए रेशम के धागे का उत्पादन कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने जाना जो रेशम का धागा है उसको प्राप्त करने के लिए जो रेशम का कीट है बॉम्बिक्स मोराई साइंटिफिक नेम है, इसका जो पालन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, रेशम कीट की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, इसका जो जीवन चक्र किस तरह का होता है और कौन सी जो अवस्था पाई जाती है जिससे अपन को रेशम का धागा प्राप्त होता है, और रेशम का जो धागा प्राप्त किया जाता है उसकी क्या विधियां हैं किस तरह से, जैसे कि स्टफलिंग है, स्टफलिंग के बाद में रीलिंग की जाती है, रीलिंग के बाद में उसको उपचारित किया जाता है रासायनिक विधियों के द्वारा, और फिर जो तैयार किया जाता है रेशम उसको फिर